प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं हैं 306 और 657। इनका HCF दिया हुआ है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी यदि दो संख्याएं हैं A और B तो A गुणा B बराबर होता है HCF इंटू LCM। हम इन दो संख्या में से किसी को भी A मान लेंगे। मान लिया हमने A बराबर 306 और B बराबर 657। HCF 9 पता है, LCM ज्ञात करना है। फॉर्मूले में रख दिया। LCM बराबर A इंटू बी अपॉन HCF। 306 इंटू 657 बटे 9। 9 को 306 को 9 से भाग देने पर 34 मिला और 34 को 657 से गुणा करने पर 22,338। यही क्या है LCM। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हमारे पास n है। n क्या हो सकती है? कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इसमें हमें ये देखना है कि यदि 6 की घात n हो, यानी 6 की घात 1 हो या 6 की घात 2 हो या 6 की घात 3 हो से लेकर 6 की घात इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, उसमें हमें ये देखना है कि इसको खोलने पर मान लिया 6 की घात 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 गुणा करने पर जो संख्या आएगी क्या वो 0 पर समाप्त होगी? क्या उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है? इसकी जांच हमें इस प्रश्न में करनी है। तो हम जानते हैं कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। हमने पता है पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, चाहे वो 100 है, चाहे 200 है, चाहे 120 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, ये सब किससे भाज्य होती हैं? 5 से। जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है वो 5 से भाज्य होती है। देख रहे हैं जैसे 100 ये भी 5 से भाज्य है, 10 ये भी 5 से भाज्य है, 120 ये भी 5 से भाज्य है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। तो कोई भी यदि संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है, चाहे वो 100 है, 200 है, 1000 है, 1,00,000 है, उसकी यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए। जैसे उदाहरण लेकर देख लेते हैं, 100 के गुणनखंड किए, इसमें भी 5 आया। 10 के गुणनखंड किए, इसमें भी 5 आया। 120 के गुणनखंड किए, इसमें भी 5 आया। ऐसे कोई भी संख्या अगर हम ले लें जो कि 0 पर समाप्त हो रही है, उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य आता है। अब हमें क्या देखना है कि 6 की घात n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो 6 की घात n ले लिया और इसकी गुणनखंड कर लिए। 6 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 की घात n। इसको खोल दिया, 2 की घात n, 3 की घात n। यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। यहाँ पर कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं? केवल 2 और 3। इसमें 5 संख्या नहीं आती। अतः 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? हमें बताना है कि ये संख्या भाज्य है क्यों। तो इसमें से हमने 13 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1। जब 13 को कॉमन ले लिया तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस पूरी संख्या का एक गुणनखंड क्या है? 13। 13 एक गुणनखंड है। जब ये 13 गुणनखंड है तो ये क्या हो गई? 13 से भाज्य हो गई। ऐसे ही दूसरी संख्या ले ली, इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया तो क्या देख रहे हैं? इस पूरी संख्या में से 5 कॉमन आ गया, यानी 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है, यानी कि ये भी 5 से भाज्य हो गई। अतः ये संख्याएं कैसी हैं? भाज्य। अगला सवाल है,
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लिया ये कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि ये पूरा मैदान है, इसका एक चक्कर सोनिया जब लगाती है, यहाँ से शुरू करती है और वापस यहीं पर आती है, तो उसे 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार रवि अगर यहाँ से शुरू करता है और वापस इसी पर आता है तो उसे 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब दोनों ने यहीं से चलना प्रारंभ किया और एक ही समय पर प्रारंभ किया, तो हमें ये ज्ञात करना है कि पूरा चक्कर लगाने के बाद वे कितने समय के बाद दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात किया, गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 36। तो 36 मिनट बाद वे दोनों यहाँ पर मिलेंगे।